Hello everyone, welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed law of return to scale. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है. ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमारे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में देखा जाता है. मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया था और आज हम लोग आगे चलेंगे और आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो हमारा सेकेंड वीडियो होगा कॉस्ट में. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कॉस्ट होता क्या है. देखिए, जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन करती है ना, तो प्रोडक्शन जब वो करती है तो उसके कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर्ड होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री से प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं, लेबर को हायर कर रहे हैं, तो लेबर को वेजेस देना पड़ता है कि नहीं. लैंड आप ले रहे हैं तो उसके लिए रेंट आपको पे करना पड़ेगा, है कि नहीं. इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके जो बिल आएंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे. तो जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के दौरान, जो भी आप इनपुट्स देते हैं, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर को हायर किया, मशीनरी इंस्टॉल कराई, आपने लैंड लिया, ये सब चीज़ों का जो खर्चा होता है, जो पे करना होता है, एक प्रोड्यूसर जो पे करता है एज अ क्रेडिटर, वो पे करता है उन सभी लोगों को. जैसे रॉ मटेरियल के लिए वो सप्लायर को पे करता है, वेजेस जो है लेबर को पे करता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो चार्जेस, वो जो खर्चे होते हैं ना, वो होते हैं खर्चे, क्या उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट. ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ. कॉस्ट रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है, सम टोटल होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का. इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं. देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक्चुअल में इंकर्ड होता है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल में ये इंकर्ड होता है. एक्चुअल में इंकर्ड होने का मतलब क्या, जैसे आप मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल खरीद कर ले आ रहे हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल आप खरीद कर ले आ रहे हैं, तो रॉ मटेरियल जब आप खरीदेंगे किसी भी क्रेडिटर से, तो आप उनको रॉ मटेरियल का पेमेंट करेंगे. पेमेंट क्या है, आपकी एक्चुअल में पेमेंट हो रही है. एक्चुअल में जो आपकी एक्चुअल में जब आपकी मनी ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी मनी ट्रांसफ़र हो गई, मतलब यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, जैसे कि रॉ मटेरियल हमने खरीदा, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, सप्लायर को पेमेंट करेगा. तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ है ना पैसों का, वो एक्चुअल में हुआ. एक्चुअली हमें आपने क्या किया है, पे किया है, पेमेंट आपने एक्चुअल में किया है. ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जो इंकर्ड होता है. कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जब हायर करते हैं अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस वक्त जो आपको पेमेंट करना होता है वो आपका होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उन इनपुट्स की जो इनपुट हमारा ओनर खुद अपने पास से सप्लाई करता है. मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप जिस जगह प्रोडक्शन करते हैं, अगर वो जगह आपने रेंट पे किसी से ली है, तो उसके जगह को यूज़ करने के बदले में आपको उसको रेंट पे करना होगा. पर अगर आप मान लीजिए कि वो जगह आपकी खुद की होती है जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई रेंट किसी को भी पे नहीं करना होगा. ठीक है, बट अगर एस्टिमेटेड वैल्यू अगर हम लोग उस जगह की निकालें, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू इंकर्ड मतलब क्रिएट होकर आएगी कि हाँ, इस जगह पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो पर मंथ का 50,000 का खर्चा आता. अगर ये जगह हमारी नहीं होती, तो अगर इस जगह को हम लोग रेंट पे अगर हायर किए होते, तो क्या होता कि हमें 50,000 रेंट उसको पे करना होता. तो ये क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, उस इनपुट की एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि एक्चुअल में पे नहीं करनी. बट अगर वो चीज़ हमारी नहीं होती और वो चीज़ अगर हम दूसरे से लेते, तो कुछ ना कुछ उसके बदले में हमें उनको देना पड़ता. ठीक है, जैसे कि उस जगह के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता. अब जैसे मान लीजिए कि हम जैसे रेंट के घर में अगर रहते हैं, तो हमें रेंट पे करना पड़ता है हमारे लैंडलॉर्ड को. बट अगर मान लीजिए कि अगर घर हमारा खुद का हो, तो क्या आप खुद को रेंट देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना. वही चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ वो जगह अगर आपकी खुद की है, तो आपको कोई रेंट वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, हालांकि आप उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको कोई भी रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज़ हमारे ओनर खुद के पास से सप्लाई कर दे रहे हैं ना, जो ओनर खुद सप्लाई कर दे रहा है, उसको उस पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसको उस पे कोई भी रेंट देने की, कोई वेजेस देने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं खुद का कोई काम कर रही हूँ और मैंने खुद के रिसोर्सेज उसमें लगा दिए हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरीके की पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है किसी भी इनपुट का जो हमारा ओनर खुद सप्लाई करता है, अपने पास से सप्लाई कर देता है. अब चूंकि हम लोग अपनी चीज़ खुद यूज़ कर लेते हैं अपने काम में, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा कोई खर्चा एक्चुअल में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये हमारा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने आपको समझाया. एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो एक्चुअल में हमें जब मनी की जब ट्रांसफ़र होती है, हमें जब मनी एक्चुअल में पे करना होता है, तो वो हमारा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जैसे आपने लेबर को हायर किया, तो आपको उनको वेजेस पे करना है.
ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए मशीनरी आपने लगवाई तो उसके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई मशीनरी है पहले से ही है, ठीक, मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अपने प्रोडक्शन में इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जब वो मशीनरी मेरी खुद की है तो मैं अपने आप को तो पैसा तो नहीं दूंगी ना, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये मशीनरी क्या है, ये सेल्फ ओन्ड मशीनरी है। इसकी वैल्यू को हम लोग एस्टिमेट तो कर सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर बाहर से अगर हम लोग ने इसको खरीदा होता तो हमें 60,000 रुपीज़ पे करके खरीदना पड़ता, पर क्योंकि ये मशीनरी खुद मैंने अपनी अपनी पर्सनल वाली मैंने लगा दी है, सेल्फ ओन्ड जो मेरा था वो मैंने लगा दी है, इसी वजह से हमको 60,000 कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। It is a sum total of actual expenditure on input explicit cost and imputed value of input supplied by the owner implicit cost। ये एक्चुअल क्या होता है, ये सम टोटल होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट का। मतलब कि एक्चुअल में जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका एंड प्लस उसमें क्या करेंगे जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट आएगी उसका क्या होता है, सम टोटल होता है। जैसे कि लैंड मेरा है और मुझे पता है कि अगर ये लैंड किसी और का रहता तो मुझे रोज़ मतलब कि हर महीने के मुझे 5,000 रुपीज़ इनको रेंट के तौर पर देने पड़ते, ठीक है। पर क्योंकि वो लैंड मेरा खुद का है इसी वजह से मुझे उस लैंड पर रेंट देने नहीं है, तो ये हमारा 5,000 क्या हो गया, ये 5,000 हमारा क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने लेबर को हायर किया, अब लेबर को जैसे ही आपने हायर किया तो लेबर ने कहा ये कि भाई हमको 800 रुपीज़, उनको जैसे मान लीजिए 320 रुपीज़ पर डे का उनका चल रहा है, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से अगर 320 रुपीज़ मंथ का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं वो आएगी 9600, ठीक है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा ना 9600 एंड 5,000 का जो एडिशन होगा ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ पेमेंट अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, मेड टू अदर वाइल रनिंग अ बिजनेस फॉर हायरिंग देयर फैक्टर प्रोडक्शन दैट रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लो। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी आप कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर जब आप करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा एक्चुअल कैश आउटफ्लो होता है जिसको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो तो आपको सप्लायर को उसका पेमेंट करना है, आप लेबर को अगर हायर कर रहे हो तो उनको आपको वेजेस पे करने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया वेजेस आपको पे करना है, ठीक है। आपने जगह अगर रेंट पे लेकर रखी है तो आपको रेंट पे करना है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपका आ जाएगा, आपकी यूटिलिटीज़ आ जाएगी, रॉ मटेरियल का जो खर्चा आएगा वो सब आ जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअल में इंकर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअल में आपको पेमेंट करने होते हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय ओनर सेल्फ। ये वो एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, वो सारे इनपुट का एस्टिमेटेड वैल्यू होता है जो ओनर जो हमारा होता है वो सेल्फ ओन्ड कर रहा होता है, समझे। ये उन इनपुट्स का एस्टिमेटेड वैल्यू होता है जो हमारे ओनर खुद वो इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और वो उस इनपुट को सेल्फ ओन्ड करते हैं जिसके लिए एक्चुअल में पेमेंट करना नहीं होता है। इसी वजह से हमने बोला है कि ये क्या है, हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है उस इनपुट का, ठीक। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ ओन लैंड, अगर आपकी खुद की लैंड है और आप खुद वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो तो आप खुद को तो लैंड का रेंट पे करेंगे नहीं, ठीक है। तो रेंट ऑफ ओन लैंड, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ठीक है, ये चीज़ क्या है आपका, ये होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि एक्चुअल में आपका क्या होता है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है और एक्चुअल में इसका पेमेंट आपको नहीं करना होता है। लेट्स फॉरवर्ड, देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर दे रही हूँ। फर्स्टली आप मीनिंग से इसको समझिए कि आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकर व्हेन द कंपनी पे फॉर द यूजेस ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई भी कंपनी अगर यूज़ कर रही है तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने की वजह से उनको कुछ ना कुछ पेमेंट उनके ऊपर इंकर्ड होगा, कुछ ना कुछ चार्जेस उन पर लगेंगे, मतलब कि एक्सपेंस उनका क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा, वो कंपनी को पे करना होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर व्हेन द कंपनी यूज रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द ओनर सच एज कैपिटल एंड इन्वेंट्री। जैसे मान लीजिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब कोई भी कंपनी अपने ओनर के ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है तो उस पर जो कॉस्ट इंकर्ड होगा, इंकर्ड क्या होगा, एक तरीके से मान लीजिए कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उसका कैलकुलेट होकर आएगा वो हमारा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। कोई भी कंपनी अगर ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है जो कि उसका ओनर सेल्फ ओन्ड कर रहा है, उसका खुद का हो, उसके ओनर का हो, तो वो क्या होते हैं, उस पर जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट आता है वो हमारा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सेकेंडली देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेटिवली नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। देखिए आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के नाम से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट में पढ़ा है आपको वही चीज़ लिखना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब कोई भी कंपनी हायर करती है तो उसके बदले उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, तो वो क्या होता है
उसी को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं, और एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज रेफर टू एज इम्प्यूटेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको इम्प्यूटेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको क्यों कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग भी मैंने आपको बताई है, एज वेल एज मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया है, शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, सपोज़ फॉर एन एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब आपने सोचा कि इस 100 रुपीज़ से आप एक टी शर्ट खरीदेंगे, या फिर इस 100 रुपीज़ से आप अपना कुछ अपनी चॉइस वाली चीज़, कुछ चाइनीज़ फूड आप खाएंगे, ठीक। तो आपने ये सोचा कि चलो, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ ही बस है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो चलिए मैं जाकर चाइनीज़ फूड खा लेता हूँ, ठीक। तो आपने जो एक ऑल्टरनेटिव को आपने जो छोड़ा, किसको छोड़ा आपने? इस टी शर्ट को खरीदने का। जो आपका प्लान था कि हाँ, इस 100 रुपीज़ से मैं टी शर्ट भी खरीद सकता था, बट मेरी चॉइस थी कि मैं चाइनीज़ फूड खाऊंगा। तो आपने उस 100 रुपीज़ को चाइनीज़ फूड को खाने में उसका खर्चा कर दिया, ठीक है, और उस टी शर्ट को नहीं खरीदा आपने। तो जो आपने टी शर्ट को नहीं खरीदा, जो कि आप खरीद सकते थे, पर आपने टी शर्ट को ना खरीद कर आपने सेलेक्ट किया कि आप चाइनीज़ फूड खाएंगे, ठीक है। तो जो टी शर्ट को आपने नहीं खरीदा, वो क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, मतलब कि आपने एक ऑल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट करने के लिए जो आपका दूसरा जो ऑल्टरनेटिव था, उसको आपने सेक्रीफाइस किया। तो जिसको आपने सेक्रीफाइस किया है, वो आपकी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर टू व्हाट यू हैव टू गिव अप टू बाय व्हाट यू वांट इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड, आप अगर देखिए, हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट इसलिए बोला जाता है। इसको आप कंपेयर करके देखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैंने मीनिंग आपको बता दी। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट सुनिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? अगर मान लीजिए कि वो लैंड, जिस लैंड पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लैंड अगर मेरी खुद की ना होती, मैं उस लैंड को कहीं और से ले रही हूँ रेंट पे, तो उसके बदले मुझे क्या होता? उसको हर महीने कुछ ना कुछ रेंट उस पर पे करना होता। अब क्योंकि वो लैंड मेरी खुद की है, इसी वजह से मुझे किसी को भी रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, अगर वो लैंड मेरी ना होती तो मुझे पे करना पड़ता, ठीक है। हमारे पास पहले क्या चीज़ है? या तो वो लैंड मेरी हो तो मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, और या तो मैं अगर किसी से लैंड अगर ले रही हूँ तो उसके बदले मुझे उसको रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब चूँकि मुझे रेंट पे करना नहीं है और वो लैंड मेरी खुद की है, इसीलिए वो क्या हुई? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगी, ठीक है। इसी वजह से इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके आप अपने एग्जाम में इसको समझा सकते हैं, ठीक है। थर्ड, आप देखिए तो यहाँ पे क्या है? डिटरमाइनिंग कॉस्ट। डिटरमाइनिंग कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिटरमाइन, ईजिली डिटरमाइन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक्चुअल आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि हाँ, अगर महीने का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर महीने का आपका दूध का बिल मान लीजिए कि 2000 आता है, न्यूज़पेपर वाले का 1000 आता है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हाँ, 2000 प्लस 1000 3000 हो गया ना। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट डज नॉट हैव अ ट्रैक एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन प्रिसाइजली। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब कि देखिए, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी अगर आप देखिए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पास घर में पड़ी हुई होती है और आप उसी का यूज़ कर लेते हैं। बट आप सोचिए कि अगर वो चीज़ आपके पास ना हो और आपको उस चीज़ की नीड हो, तो आप बाहर जाएंगे खरीदने, ठीक है। तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे। चूँकि हमारे पास वो चीज़ पहले से ही अवेलेबल है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है ना कि हम नहीं सोचते हैं कि हाँ, अगर हम इसको खरीदने जाते तो कितना खर्चा पड़ता है। हम बस उसको उठाते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसी तरह प्रोडक्शन के भी केस में होता है। अब मुझे पता है कि मेरे पास पहले से कुछ रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल्स रखे, मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे। मैं वही यूज़ कर ली, हो गया काम खत्म। अब मैं ये तो नहीं सोचूँगी ना कि हाँ, इसका कितना खर्चा आज के टाइम पे लगता है अगर मैं इसको खरीदती तो। ये तो नहीं सोचूँगी। ऐसे ऐसे तो कोई सोचता भी नहीं है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट डज़ नॉट हैव, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। इम्प्लिसिट कॉस्ट की अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ आप देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट असिस्ट इन कैलकुलेटिंग बोथ अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये दोनों ही प्रॉफिट, अकाउंटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट, दोनों ही कैलकुलेट करने में इसका काम आता है, ठीक है। हेल्प करता है ये। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? असिस्ट करता है। असिस्ट करने का मतलब हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग बोथ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों अकाउंटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट हेल्प इन कैलकुलेटिंग ओनली इकोनॉमिक प्रॉफिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? ये सिर्फ हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर आप समझें तो होता क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट रिफर्स टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम ऑल इनपुट। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? रेफर टू टोटल रेवेन्यू,
सेल करके जो आपको टोटल रेवेन्यू आपको मिल रहा है, सेल करने के बाद अपने आउटपुट को जो आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, उसमें से अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस कर देंगे फ्रॉम ऑल इनपुट, जितने भी इनपुट से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुए वो माइनस कर देंगे, तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हमें हेल्प करता है किस चीज़ को कैलकुलेट करने में, इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हेल्प करता है किस चीज़ को कैलकुलेट करने में, अकाउंटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों को कैलकुलेट करने में। लास्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, कैश। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ अ कैश फ्रॉम द एंटिटी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पे मनी का पेमेंट हो जाता है, एक्चुअली में पेमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे मनी का आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो यहाँ पर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखिए इस केस पे, इम्प्लिसिट कॉस्ट के केस में, यहाँ पे एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चीज़ों की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं बट एक्चुअल में उसकी पेमेंट नहीं होती है। ठीक है, एक्चुअल में उसकी पेमेंट नहीं होती है। तो आज की क्लास में आई होप मैंने इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया, एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बहुत अच्छे से समझाया। मैं ये कहूँगी कि आप इस पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।